मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। आप देख रहे हैं इस गमछे के मास्क के साथ मैं बैठा हूं और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो देश की बहस के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कोरोना की, और इसीलिए सांकेतिक तौर पर मैंने मास्क पहना है। हालांकि मैं एक सैनिटाइज स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं हर आदमी के बस में नहीं है कि वो मास्क खरीद ले। इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, आपके पास गमछा हो, आपके पास टॉवेल हो, उसको साफ करके धो करके मुंह नाक के आसपास ढक लें और इस तरह से अपने गमछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर गमछों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आज हम डिबेट शो में बात करेंगे कोरोना की, बात करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण कोरोना फैलता जा रहा है। इस पैनल में हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, खुद अनिल विज होंगे, जिन्होंने आज अपने आप को कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए दिया है, यानी समर्पित किया है। खुद उन पर कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में हालात क्यों खराब होते जा रहे हैं और सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं। सवाल यह भी है कि खराब हालातों के लिए हम यानी समाज कितना जिम्मेदार है। सबसे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अब मैं इस मास्क को हटाता हूं क्योंकि बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन मास्क को लगाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं ये भी बता दूं, जब आप मास्क एक बार लगाएं तो उसको गर्म पानी से अच्छे साबुन से एक बार धो ले, क्योंकि हो सकता है उसमें कीटाणु हो और दूसरी बार जब आप उसका इस्तेमाल करें तो वो कीटाणु आपको संक्रमित कर दे, वो वायरस आपको संक्रमित कर दे। मैं समझ सकता हूं कि देश में हर आदमी मास्क नहीं खरीद सकता, लेकिन उसका भी घरेलू नुस्खा आज से कई दिन पहले, इनफैक्ट पहले दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको समझा चुके हैं। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या कोरोना के फैलने का कारण लोगों की लापरवाही है? मैंने ऐसा महसूस किया, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हमारी लापरवाही के चलते कोरोना फैल रहा है? क्योंकि सरकार तो अपनी जगह है, लेकिन हमको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और हम आपके जवाब भी शो के दौरान दिखाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, विचार है, सवाल है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो इसका वीडियो बनाकर 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। खुद वो एक डॉक्टर हैं, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस बीमारी के बारे में कौन समझ सकता है। मेरे साथ आतिशी मलरेना जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जो बहुत ही जाने माने फिजिशियन हैं, राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं, कई सारे महामहिम राष्ट्रपतियों के। मेरे साथ MC मिश्रा जी हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स में से एक, जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्र भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर अनिल विज के पास, जिन्होंने आज एक मिसाल पेश की है। जो वैक्सीन का ट्रायल 3rd स्टेज में हो रहा है, उसमें डॉक्टर अनिल विज ने खुद अपनी हिस्सेदारी करी है, इनफैक्ट इंजेक्शन लगवाया है, ताकि ये देखें कि बॉडी पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा। डॉक्टर अनिल विज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप अभी एक मेजर सर्जरी से उठे हैं, इसके बाद भी आपने वैक्सीन लगवाई, ट्रायल के अंदर आप शामिल हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? और दूसरा सवाल, वैक्सीन की ट्रायल तभी हो पाएगी जब लोग अपने आप को वैक्सीन की ट्रायल के लिए देंगे। आपने क्या सोचकर वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाया अनिल विज जी? आप तो कई लोगों को और खड़ा कर सकते थे। देखिए, वैक्सीन कब तक आएगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब इसका 3rd फेज़ और लास्ट फेज़ शुरू हो गया, जिसमें लगभग 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। और मैंने अपने आप को इसलिए ऑफ़र किया है कि लोग आगे आएँ, निर्भीक होकर, निडर होकर इसका टेस्ट कराने के लिए आगे आएँ, ताकि जितनी जल्दी ये टेस्ट की प्रक्रिया से निकल जाएगी और अगर एवरीथिंग गोज़ वेल और सारे रिपोर्टें ठीक आती हैं तो, और ICMR जो इसके साथ पार्टनर भी है और वो क्लियरेंस देती है, तो ये वैक्सीन जल्दी आ सकती है। अगर वैक्सीन जल्दी आ जाती है तो आज जो भय के वातावरण में
सारे लोग जी रहे हैं। आज सारी एक्टिविटीज़ कर्टेल की हुई हैं। आज पर्सनल फंक्शन जो हैं वो अटेंड नहीं कर पा रहे, ब्याह शादियां नहीं में जाने में दिक्कत महसूस करते हैं। व्यापारिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां सब अफेक्टेड हैं। बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, बसों में लोग चढ़ते हुए डरते हैं, गाड़ियों में नहीं जा पा रहे हैं, यानी सारी लाइफ अफेक्ट हुई है। अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो लोगों को इससे आज़ादी मिलेगी और लोग दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने अपने आप को ऑफ़र करा कि किसी प्रकार का इसमें भय नहीं है, और मैंने आज सुबह वैक्सीन लगवाई है और मैं उसके बाद आके नॉर्मल अपने दफ्तर में रूटीन जैसे मैं आता हूँ काम करता हूँ, ऐसे मैं आज भी काम कर रहा हूँ। विज साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप खुद ये प्रयोग अपने ऊपर कर रहे हैं ताकि मानवता की सेवा हो सके, हम सब एक वैक्सीन पाकर कोरोना से मुक्त हो सके। दुनिया के सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आया है अभी जो हालात बने हैं 5 महीनों के बाद लगभग, क्या आप इसे हेल्थ इमरजेंसी के हालात मानते हैं? क्या हम वाकई पहले दिन पर वापस पहुंच गए हैं? कि जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, हम पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हमारा है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमने 1% के आसपास ही रखा है, उससे भी हम नीचे करने की उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी सारे विभागों की मीटिंग बुलाई थी और सबको कहा है कि वो जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसको सख्ती से लागू करवाएं सब जगह पर। अनिल विज साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे राज्य में तो मृत्यु दर जो है वो 0 से कम है, किसी दूसरे राज्य में 4% से ज्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हद तक महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब ये पॉलिटिकल कंपैरिजन भी होने लगे हैं। क्या आप इस पर राजनीति को उचित मानते हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं। ये तो समय है एक सूक्ष्म दुश्मन जो अदृश्य है, नज़र नहीं आता है, जिसने मानव जाति पर प्रहार किया है, हमला किया है, उससे लड़ने की है। और हम सब अपने अपने जगह पर लड़ें, तो उससे पार पाने की कोशिश करें। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को भी रिस्की स्टेट में माना जा रहा है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के साथ। आपको क्या लगता है, क्या क्या और कदम उठा रहे हैं आप अपने राज्य के लिए स्पेसिफिक? हमने सारे जो थे, हमने सब जगह पर आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं, सारे अस्पतालों को हमने इक्विप किया है, सब जगह पर वेंटिलेटर बनाए हैं, कोविड वार्ड बनाए हैं, हमने क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाए हैं। मेरे 4 मेडिकल कॉलेज हैं, चारों में मैंने क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाए हैं। और मैंने अभी पीजीआई में पोस्ट कोरोना केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, क्योंकि कोरोना के बाद भी, ठीक होने के बाद भी, नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो मैंने पीजीआई रोहतक में उसको सेंटर स्थापित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी, आपने मानवता के लिए एक मिसाल पेश की है। हमारी तरफ से, देश की बहस की तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। सीधे चलता हूं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे क्विकली ले लूं। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर भी अभी रेड फ्लैग उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, क्या प्रिकॉशंस लिए आपने, किस हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी बनाई? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा अपील टास्क होगा। दीपक जी, पहले तो आपको एक करेक्शन कर दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं हूं, 1 साल हो गए। मैं अब चलिए, सरकार के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, निर्यात और अन्य, मगर जब भी प्रवक्ता हूं सरकार का, इसलिए मैं उस आधार पे आपके बीच में अपने जरूर रखूंगा जो आपने प्रश्न पूछा है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने डे 1 से बहुत इसके अंदर अन्य जो विभाग हैं, 11 विभागों को एक साथ हम लोग ने उसको एक एक्टिव बॉडी बनाई, जो मुख्यमंत्री जी उसका संचालन कर रहे हैं, और उनकी प्रतिदिन उसका एक मॉनिटरिंग,
एक टीम बनाई गई। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग ने हेल्प डेस्क जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 उत्तर प्रदेश में हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के अन्य अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर हम लोग ने जैसे L1 के 1,23,000 L1 में हम लोग ने बेड्स बनाए। उसी प्रकार से हमने 15,000 L2 में बेड्स बनाए। फिर 13,000 बेड्स हमने L3 जो टीयर 3 के L3 जो होती है टर्शरी केयर होता है उसमें बेड्स रखे। हर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, ये जब शुरुआत हुआ तो कोविड में हम लोग के पास वेंटिलेटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, उसको पर्याप्त मात्रा में उसको उपलब्ध करवाया हम लोग ने। हमने जब शुरुआत करी थी कोविड की मार्च में, तो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग लैब थे सरकारी व्यवस्था में वो 2 या 3 थे। आज मुझे खुशी है वो 44 हो चुके हैं। प्राइवेट जो एग्जिस्ट नहीं करते वो 44 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अन्य चीज़ें हम लोग ने करी, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक और हमारे जो आज एक प्रकार से सक्सेस स्टोरी जो उत्तर प्रदेश की कही जाती है, उसके पीछे एक और कारण भी है। 2017 के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो आपको याद होगा ये गोरखपुर के विषय में बड़ी चीज़ें न्यूज़ में आती थी। बच्चों की जेई और एईएस के कारण जो मृत्यु होती थी वो 40 साल से हो रही है। लेकिन हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर और एक पूरा नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसके ऊपर एक व्यापक हमने एक अभियान चलाया जिसको हम दस्तक अभियान कहते हैं। वो जो हम लोगों ने ट्रेनिंग जिसमें करी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ जो है 1 लाख के ऊपर उस पर ट्रेन करें, उसके अंदर 700 से 800 डॉक्टर्स ट्रेन करें, वो आज हमें बहुत उसका लाभ मिल रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या है, मगर हम लोगों का जो रिकवरी रेट है वो 94% पे चला गया है। अभी हम लोग बहुत नीचे दर पे हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार हम लोग के जब सेकेंड वेव भी आई है तो हमारे रोज के पेशेंट्स आ रहे हैं। मृत्यु दर जो है वो 30-35 की है प्रतिदिन। तो ये बहुत चीज़ें हम लोग को उसकी सफलता के कारण भी है, मगर एक्टिव पार्टिसिपेशन। कुछ राज्य जो अच्छा कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, केरल ने एक स्टार्ट में किया तो उसकी बड़ी चर्चा मीडिया में होती है, तो हमने कहा नहीं हम इसको स्टडी करेंगे। उसके अंदर कुछ अच्छे भी बिंदु थे, वो बिंदुओं को हमने पकड़ा, मगर उसमें हम लोग ने बहुत सुधार किया। अब दूसरे राज्य भी इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश ने करी, मगर मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा है जब तक कि वैक्सीन नहीं आती कंधे इस पे लड़ाई में झुक नहीं सकते, कमर आपकी कसी की कसी रहनी चाहिए। आज भी हम सब लोग मिलकर इसमें ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपने उत्तर प्रदेश का पर्सपेक्टिव बनाया। देश की बहस की शुरुआत करता हूं, सीधे चलता हूं डॉक्टर संबित पात्रा के पास। डॉक्टर पात्रा, आप खुद एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं दिल्ली में हालात आखिरकार इतने क्यों बिगड़ गए कि हम न्यूयॉर्क और साओ पालो से ऊपर जाते जा रहे हैं उस रेट पे जिस हिसाब से इन्फेक्शन हो रहा है हमारा। देखिए दीपक जी, अभी हमने 2 राज्यों के मतलब एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे राज्य के सरकार के प्रवक्ता को सुना कि किस प्रकार वो खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार आज का जो ये बहस है एक सार्थक बहस होना चाहिए। डॉक्टर वली जैसे और एम्स के पूर्व निदेशक जैसे डॉक्टर मिश्रा जैसे यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है तू मैमे का डिबेट नहीं होना चाहिए। दीपक भाई, आपको ये समझना होगा कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, चंद दिनों से दिल्ली में जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं, जैसे हम भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहती है, बहन अतसी भी दिल्ली में रहती है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं घबराहट है। और हमारे कई जानने वाले लोग ना केवल सफ़र किए हैं, कई जानने वाले लोग इस दुनिया से चले जा चुके हैं, वो परलोक सिधार गए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जानकार लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो ये चिंता का विषय तो है। देखिए, मैं बिना राजनीति करते हुए कहना चाहूँगा, दिल्ली कभी कभी ठीक भी लड़ रही थी, मगर कहीं कहीं एक लैकेडेसिकल अप्रोच भी रहा है, क्योंकि मेरे पास वो कल नवंबर 19 था और हाईकोर्ट के डबल बेंच के जजेस ने कुछ गंभीर विषय रखे हैं। हाईकोर्ट के 2 बेंच के जज ने दिल्ली को फटकार लगाते हुए कहा है कि नवंबर 1 से नवंबर 18 तक आखिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। वाई वेर यू इन अ डीप स्लम्बर, आप सोए क्यों हुए थे? और जब हमने आपको हिलाया, हमने आपको जगाने की कोशिश की, तब आप जगे हैं और कुछ मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप न्यूयॉर्क और साओ पालो का जिक्र कर रहे थे, तो आप देखिए क्या कहती है हाईकोर्ट ने कल ही कहा है, व्हाट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एंड मार्शलिंग आर यू डूइंग
look at the situation seriously with a magnifying glass. You have crossed cities like New York and Sao Paulo. ये खुद हाई कोर्ट कह रही है। तो मुझे लगता है हाई कोर्ट के इन टिप्पणियों को बहुत सीरियसली लेना होगा। एक बड़ी बात हाई कोर्ट ने कहा कि नवंबर 1 से स्थिति खराब हुई और 18 तारीख के बीच जो शादी ब्याह में आपने 200 लोगों को अलाउ किया हुआ था, उसको उस बीच में 50 क्यों नहीं कर दिया। तो मुझे लगता है आज सरकार को आवश्यक है कि वो मॉनिटरिंग को बहुत गंभीरता से ले। और दूसरी बात है, मैं दिल्ली के लोगों को यह भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि पिछली बार जब सिचुएशन खराब हुई थी तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसमें दखल दिया था, सिचुएशन सुधरा था। पुनः गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक 12 पॉइंट प्रोग्राम के साथ इसमें अब उन्होंने शिरकत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इसमें का कदम उठाएंगी और सिचुएशन फिर से कंट्रोल में आएगा। ठीक है, बिना पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप के आतिशी, हाईकोर्ट की टिप्पणी वाकई गंभीर है। ऐसा क्यों हुआ कि शुरुआत में तो सरकार बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दी, लेकिन बीच में कोई ऐसा अप्रोच आया जिसमें कहीं लगा कि हम थोड़े से शिथिल हो गए। शायद ये मानवीय प्रक्रिया भी हो सकती है, चाहे वो लोग हो दिल्ली के, चाहे सरकार हो। नमस्कार दीपक जी। देखिए, सबसे पहले जो एक चीज जरूरी है हमें कोरोना वायरस के बारे में ये मानना कि वो कब और कैसे पीक होता है, कब फैलता है ज्यादा, अभी तक हम इस वायरस को समझ ही रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अगर आप देखिए पूरी दुनिया में एक तरह से एक नया सर्ज और एक नया पीक आया है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में केसेस पहले से ज्यादा स्पाइक किए हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली में लिमिटेड फिनोमिना नहीं है, पहले हमें ये समझना है। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली का कंपैरिजन जो बहुत और जहाँ पे शहर जैसे रोम, sao paulo, न्यूयॉर्क वगैरह से भी करते हैं, अगर आप न्यूयॉर्क में देखिए, आज तक के सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में 5 अप्रैल का उनका आंकड़ा है, जहाँ पे शायद 6,500 केसेस न्यूयॉर्क में आए थे। वो अभी तक उनका मैक्सिमम आंकड़ा है। लेकिन जिस दिन न्यूयॉर्क में 6,500 केसेस आए थे, वो आपको भी याद होगा, वो मुझे भी याद है कि न्यूयॉर्क के हालात ये थे कि वहां पे सड़कों में, अस्पतालों के बाहर, पार्किंग में, फुटपाथ पर, कॉरिडोर्स में हर जगह पेशेंट को लिटाया हुआ था, स्ट्रेचर पे था। और एक ही दिन में जब 6,500 केस थे तो 550 मौत भी हुई थी। ये न्यूयॉर्क की स्थिति थी। आज भी अगर आप दिल्ली को देखिएगा तो उससे ज्यादा केसेस भी आते हुए दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने हैवी केस लोड से आज भी कोप कर रहा है। आज भी दिल्ली में इतने हाई केसेस होने के बावजूद 50% बेड्स, तकरीबन 8,000 बेड्स आज भी अवेलेबल हैं। आज भी एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज नहीं है, आज भी किसी भी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक चीज की शॉर्टेज थी जो करीब 2.5 से 3 हफ्ते पहले हमने खुद केंद्र सरकार को बोला, हमने स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने खुद गृह मंत्री को पत्र लिख के कहा कि दिल्ली में हमें जो एक चीज की कमी हो रही है वो है आईसीयू बेड्स, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इस समय जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी सीवियरिटी बढ़ रही है। तो हालांकि आपके पास ऑक्सीजन बेड्स आज बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन आईसीयू बेड्स की कमी थी और उन आईसीयू बेड्स के लिए हमने खुद केंद्र सरकार को लिखा और हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो हमें 250 बेड्स, वैसे तो उन्होंने 24 घंटे कहा था, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हफ्ते भर में भी अगर हो जाए और आने वाले 1 महीने में 500 और आईसीयू बेड्स देंगे, जिनका इन 750 आईसीयू बेड्स का हम उम्मीद कर रहे हैं, जिससे दिल्ली वालों को भी बहुत फायदा होगा। तो देखिए, सरकार की दृष्टि से अगर आप देखिए तो सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, जो सरकार ने किया है। लेकिन जो एक समस्या जो मैं समझती हूँ वो आई है कि पिछले 8 महीने में लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, लोगों के घर में रहना, एक तरह से कोविड फटीग भी सिटीजन्स में आ गया था, जिसकी वजह से जब त्योहार का सीजन आया तो लोग अपने घरों से भी बाहर निकले, बाजारों में भी गए। उन्होंने जो 8 महीने से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को नहीं मिले, उस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि लोगों से भी ढिलाई हुई। अब हमने मास्क ना पहनने पे 2,000 का फाइन किया है, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जहां पे शहर में इतनी गरीब जनता रहती है, वहां पे 2,000 का फाइन भी एक बहुत भारी चीज है। और इस प्रकार का जो डंडा चलाने वाली नीतियां हैं, वो भी कोई आसानी से हम लाना भी नहीं चाहते, पर एक परिस्थिति पे आई है, इसको हमने शामिल किया है। और अवेयरनेस कैंपेन तो जैसे आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़े स्तर पर
काफी समय से चल ही रहा था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से और देश की जनता से भी आग्रह करना चाहूंगी कि मास्क पहनने पे ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी ठीक चाहिए। है आतिशी, मैं आऊंगा कि हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों पर आप किस ढंग से सोचती है। मेरी देश की बहस जो है वो काफी फायरिंग होती है, लोग आपस में झगड़ते हैं, लेकिन आज मैं झगड़ा नहीं चाहता हूं क्योंकि दो विद्वान यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले कोमल उपाध्याय, मेरी माननीय दर्शक मुंबई से जुड़ गई हैं। कोमल, आपको क्या लगता है, क्या हम लापरवाह हो गए हैं या ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ चलता है, जो एटीट्यूड भारतीय हिंदुस्तान में बड़ा प्रबल रहता है, सब कुछ चलता है वाले एटीट्यूड में हम फिर वापस आ गए? जी सर मैं टोटली ये सोचती हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देना ये सही चीज नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो पीक पे राइज हुआ है या ज्यादा हुआ है कोविड केसेस, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने लापरवाही बरती है। अगर हम ये सोचें कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या बेड्स ज़्यादा चाहिए या फिर मेडिकल चीज़ें ज़्यादा चाहिए, इसके बजाय हम ये प्रण क्यों नहीं लेते कि हम कोविड पॉजिटिव होंगे ही नहीं। भले लोग मास्क पहन रहे हैं पर सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है और हमको इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हमें इन्फेक्ट नहीं होना है, अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ा है और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। सही कहा कोमल जी आपने। आज के दौर में गवर्नमेंट बिल्कुल सही कहा कोमल जी आपने। और कोरोना के टाइम में पॉजिटिव शब्द भी नेगेटिव हो गया है। आपने शायद कोमल जी पहली बार सुना होगा कि पॉजिटिव शब्द भी नेगेटिव हो गया है। मानेंगे आप इस बात को? पॉजिटिव शब्द भी नेगेटिव हो गया है। सीधे अभिषेक जी के पास चलता हूं। अभिषेक जी, आपने केंद्र सरकार की बात भी सुनी, आपने राज्य सरकार की बात भी सुनी। आप पॉजिटिव शब्द नेगेटिव हो गया है कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या कोई कमी रह गई या हम लोग लापरवाह हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नवंबर के महीने में फिर से कोविड के आंकड़े दिल्ली में बढ़ने शुरू हुए और मुझे पता है कि ये बहुत नई बीमारी है, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं समझ पाई। तभी सरकार के खुद के अगर सीनियर डॉक्टर्स ने जिन्होंने एडवाइजरी जारी करी, मैं बताना चाहता हूं, जो एनसीडीसी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पॉल, उन्होंने नवंबर फर्स्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस जारी करी थी कोविड प्रिकॉशंस को लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली शहर में एक दिन में 15,000 केसेस नवंबर में बढ़ेंगे, जिसमें से लगभग 3,000 केसेस प्रतिदिन हॉस्पिटलाइजेशन और उसके 20% यानी कि 600 आईसीयू बेड्स प्रतिदिन दिल्ली में जरूरत पड़ेगी। दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी एडवाइजरी को दिल्ली सरकार ने इग्नोर करा। दिल्ली के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बसेस में पहले होती थी उसको बंद कर दिया, मार्केट्स को खोल दिया। और जिस तरीके से भी आपकी जो चैनल के अंदर जो भी लेडी भी बात कर रही थी कोमल जी, वो यही कह रही थी कि दिल्ली के जो प्रोटोकॉल थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बसेस के अंदर जो रोक थी, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। 1 नवंबर को दिल्ली में 51 डेथ्स थी और हमारा डेथ रेट 0.83% था और 18 दिनों के अंदर दिल्ली में 131 डेथ प्रतिदिन और 1.48 आपका डेथ रेट बढ़ गया। तभी हाई कोर्ट ने यह फटकार दिल्ली सरकार को लगाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज कोविड केसेस की जब क्रिमेशन के लिए बॉडी जाती है तो मिनिमम 5 से 6 घंटे की वहां वेटिंग है। दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी डिबेट के दौरान देखा तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो मात्र 122 आईसीयू बेड्स दिखा रही है और इसमें से मैक्सिमम आईसीयू बेड्स जो है वो ऑन एप्लीकेशन है, रियलिटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में फोन करोगे तो आज वही हालत है जो न्यूयॉर्क की हालत है। लोग हॉस्पिटल्स के बाहर लेटे हुए हैं, एक बेड पे 3 पेशेंट लेटे हुए हैं। अगर इस दौरान सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी बिल्कुल भी रियायत नहीं छोड़ी होती, इनको जिस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू करा था उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती। ठीक है, आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे। अभिषेक जी, आपकी बात का जवाब मैं आतिशी पर लेने जाऊंगा, लेकिन मेरे एक दर्शक अर्जुन गंडास दिल्ली से जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, अभिषेक जी ने अपनी बात कही, डॉक्टर पात्रा ने अपनी बात कही, आतिशी जी ने अपनी बात कही, आपको क्या लगता है, आपको क्या कारण दिखाई देते हैं? सबसे पहले चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम जैसे लोगों से एक राय ले रहे हैं सबके बारे में। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली का वासी हूं और दिल्ली के वासी होने के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूं और मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार
ये केजरीवाल जी ने एक चालान काटने की जो मुहिम छेड़ दी गई है कि विदाउट मास्क चालान काटा जा रहा है। अगर आप चालान काटने की बजाय चलो लगता है अर्जुन से हमारा संपर्क कट गया है, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर वली और डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर वली आपको क्या लगता है क्यों ये पीक आ रहा है? हमको सबको पता है कि हम इसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको टेक्निकली और मेडिकली क्या कारण दिखाई देते हैं इसके, क्यों इस तरह से बिहेव हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दूसरा या तीसरा पीक देखा जा रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं इसको? यह तो आप लोग सब बता रहे थे, सब वाकई वो एक्सपर्ट बता रहे थे। आप तो आज गमछा लगा के आए, आपने तो सारा इसका राजी खोल दिया। ये जो लॉकडाउन की कल हम बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, मैंने बहुत सिंपल कर दिया। लॉकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, नाक पे, मुंह पे, आंखों पे ये लॉकडाउन, दूसरा पैरों पे लॉकडाउन, ताकि हम घर से बाहर ना निकलें। गमछा जो आपने दिखाया है, गमछा ही तो है, यहीं से तो कोरोना जा रहा है। मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, जो मुख्य द्वार है वो यही है, कोरोना का द्वार। इसको नहीं बंद किया, डिस्टेंस पे नहीं रहे। और ये कल मुझसे एक चैनल की एंकर ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार सो रही थी? मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा जाग गई थी। तो ज़्यादा जागने की बात जो भी की गई, मेट्रो खोली गई और भी चीज़ें खोली गई, शादी में नंबर बढ़ा दिए, तो कम करें, अब करें। बढ़ाए थे, क्यों बढ़ाए, क्यों थे बगैर सोचे समझे? सब चीज़ें हम लोग खोलते गए। उसकी कोई स्टडी तो नहीं की। एक्सपर्ट आके बता रहे थे जाड़ा आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, पराली जल रही है। पराली और पोल्यूशन इसका वाहन होता है। खूब वाहन पे चढ़ चढ़ के कोरोना नाकों में गया। खूब ठंड के मौसम में कोरोना बढ़ गया। सब देखते रहे, किसी ने फिक्र नहीं की। त्यौहार भी आए, त्यौहार के लिए दवा के शॉपिंग हुई खूब मार्केट में, जिसमें अब जाके भीड़ दिख रही है, उसमें पहले क्यों नहीं भीड़ दिखी? तो ये सब एक क्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ। इसमें सब शामिल हैं, सब इक्वली भागीदार हैं। लेकिन पब्लिक को एजुकेट करना शायद किसी स्टेज पे अगर हम भूल जाएंगे तो इसमें नुकसान सबका होगा। और वो पॉश लोकेलिटीज़ में भी ज़्यादा शॉपिंग हुई है, जो साउथ दिल्ली की तरफ के कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग दिवाली के लिए, दिवाली से पहले, दशहरे के लिए, उससे पहले भी उपलब्ध था, उसके लिए तो खूब बाहर निकले और ख्याल नहीं किया। बच्चे भी बाहर निकले, बड़े भी निकले। मैंने लोगों से कल कहा था कि अगर आप घर से 500 रुपये रख के ले जा रहे हैं और 4000 रुपये लेके आ रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव बाहर निकल रहे हैं। और घर से 500 रुपये लेके जा रहे हैं और आप 300 रुपये खर्च करके 200 बचा के ला रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव वे में नहीं कर रहे हैं। ये इकोनॉमी को आप आसान नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप मत जाइए। तो एक तो है बेड़ी, एक लॉकडाउन है ये लॉकडाउन यहाँ, क्योंकि लॉकडाउन की बात अब नहीं हो रही है, परसों और कल हो रही थी। और एक लॉकडाउन है नीचे पैरों का। ये दो अनुशासन, और तीसरा जो आपने दिखाया है ना, बहुत बढ़िया, सबके लिए, गांव वालों के लिए, ये वाला, ये क्रक्स ऑफ द मैटर है कोरोना के फैलने का। ये मुख्य द्वार को बंद करेंगे जैसे बताया हमारी गेस्ट ने, और हम घर में रहेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा रेडी वाले, ठेले वाले जो रोज़ कुआं खूदते हैं, रोज़ पानी निकालते हैं, जो रोज़ नौकरी पे जाते हैं, जो मॉल्स पे नौकरी करते हैं, जो हम जैसे लोग ड्यूटी पे जाते हैं, उनके लिए। लेकिन जिन लोगों को तफरी की वजह से बाहर निकलना है वो बिल्कुल मत निकलिए। और अभी मौसम आज 17th द कोल्डेस्ट नवंबर, आज कोल्डेस्ट नवंबर 17 डिग्री कोल्डेस्ट नवंबर था टुडे। तो ये मौसम जैसे जैसे ठंडा होगा हमको कोरोना और परेशान करेगा, पोल्यूशन परेशान करेगा, हमको जाड़े में दुखी होंगे हम। और ये जो जितनी भी भीड़ वाली जगह हैं उनमें हमको नहीं जाना है। हाई कोर्ट का संज्ञान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं दोष दे रहा हूँ इस नाक के छेद को। इस नाक के छेद को बंद कर लीजिए, सारे दोष मुक्त हो जाएंगे आप। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वली साहब से भी मैंने ये सवाल पूछा था, ये जो इसका पैटर्न है, ये पीक अभी आ रहा है, इसके कारण तो उन्होंने बताए, लेकिन आगे क्या ठंड में ये और बढ़ता जाएगा? और ठंड के दरमियान और किसी तरह के प्रिकॉशन आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, ताकि वो और एजुकेट हो सके?
नहीं, इसमें तो दीपक जी गर्मियों में हम लोगों से कह रहे थे कि एसी कमरों में मत बंद होइए। जैसे जैसे ठंड आएगी और जैसे अब जैसे पोल्यूशन आएगा। अच्छा, डॉक्टर कौशल मिश्रा, एमसी मिश्रा जी के सवाल है, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, फिर कई सवाल आतिश जी और अभिषेक दत्त जी के लिए भी। तो गर्मियों में हम कह रहे थे कि एसी कमरों में मीटिंग मत करिए, एसी कमरों में बैठ के सबके साथ खाना नहीं खाइए और वेंटिलेशन करिए, खिड़कियां खोलिए, दरवाजे खोलिए। अब आज वली साहब ने बताया कि 17 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, ठंड हो गई है, पोल्यूशन है, लोग घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि ये गाँव में क्यों इतना नहीं फैल रहा है, शहरों में फैल रहा है। लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए, इसमें कहने में कोई हिचक किसी को नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लोग नहीं बोलेंगे इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि दिवाली की जो पार्टियां हुई हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, उससे आज जहां मैं रहता हूं उस लोकेलिटी में सितंबर तक केसेस नहीं थे, अक्टूबर से केसेस बढ़ने शुरू हुए और आज करीब 60-70 केस हो गए हैं। और हर परिवार में आज जिसका फोन आ रहा है कि साहब हमारे घर में सब पॉजिटिव हैं। कम्युनिटी स्प्रेड बहुत वाइड तरीके से फैल गया है। इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस की बात आपकी चैनल पर हुई थी, खोलना चाहिए। हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए स्कूल कॉलेज, ये 0 ईयर भी हो जाए बच्चों के लिए कोई परवाह नहीं करनी इसकी, कुछ आसमान नहीं गिरेगा अगर वो बिना एग्जाम के दूसरी क्लास में चढ़ जाएंगे, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जान है तो वो आगे कर लेंगे अपना कैरियर। हम लोगों ने ये कहा कि आप मेरे को जितने निमंत्रण आए शादियों के, अभी 25 नवंबर को बहुत बड़ी शादी सालग है, सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अगर वेब प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो हम शामिल होंगे, फिजिकल हम शामिल नहीं होंगे मैरिजेस में। कितने हमने किसी को दिवाली पे विजिट नहीं किया, ना हमने किसी को एनकरेज किया कि हमको कोई विजिट करे। तो ये रिस्ट्रेन तो आपको खुद करना पड़ेगा और लोगों ने नहीं किया ये, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। दशहरा निकल गया, नवरात्रे निकल गए, फिर ये आ गया आपका अभी दिवाली निकल गई, अब पोल्यूशन हो गया, ठंड हो गई। तो ये तो बढ़ेगा अभी और बढ़ेगा। और लोग अगर दोष जिसको भी देते रहिए, आप सरकार को गालियां निकालिए, उसका भी कोई फायदा नहीं। सफर तो आप कर रहे हैं, सरकार को आप कोसते रहिए, सरकार को कोसने से क्या होगा? या आप अस्पतालों को कोसिए, डॉक्टर्स को कोसिए कि हमारे को बेड नहीं मिल रहा, हमें देख नहीं रहा कोई। तो इससे बचने के लिए आप कोविड से बच जाइए, जो वली साहब इतना अच्छे से बता रहे थे, आपने गमछा लगा के इतना बताया। लोग, सिंपल चीज है, इसको क्यों नहीं कर सकते लोग? इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, इसमें किसी को आपको फाइन नहीं देना है, केवल और पॉल्यूशन से भी बचेंगे। आज कोविड से तो बचेंगे ही, पॉल्यूशन से भी बचेंगे। ठीक है डॉक्टर कौशल मिश्रा, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, जो 2 पॉइंट डॉक्टर वली और डॉक्टर मिश्रा ने बोले उसको आगे बढ़ाते हुए, हमको सबको पता था कि पॉल्यूशन दिल्ली में होगा, स्मॉग होगा, धुंध होगी, हमको सबको पता था दिल्ली की ठंड कैसे रहती है और दीपावली के टाइम इसका कॉकटेल किस तरीके का बन जाता है, उससे कोविड के बढ़ने की संभावना थी। क्या दिल्ली में सरकारों ने, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उस ढंग की प्रिकॉशन ली और क्या क्या कमी रही? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा ताकि आतिशी भी उनको आगे बढ़ा सके और बता सके कि शायद ये कमियां रह गई, इनको दूर करने की जरूरत है। दीपक जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जैसी है वैसी ही है और यही जनता थी जिसने लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो किया था। जो जो कानून बनते गए उसने बहुत, और हमने पूरी इसी चैनल पे बैठ के देश की जनता की तारीफ भी की थी। तो आज ये कहना कि देश की जनता, मैं मानता हूँ कि नहीं, बहुत सारे लोग नई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने ढील दे रखी है। मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक की तो गलती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो प्रशासन है उसने कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया। जिस तरीके से अनलॉक करते करते सारे बाजार खोल दिए, स्कूल खोल दिए, मेट्रो खोल दी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिए, आप देखिए हर जगह जाम लगा हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों सरकार मेरे हिसाब से इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हें आगे बढ़ के, हम अगर दिल्ली की बात करें, जब हर साल यहाँ पे पराली जलती है, पोल्यूशन आता है, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को अस्थमा का अटैक पड़ता है, वैसे भी हॉस्पिटल में चेस्ट के मरीज बढ़ते हैं। और जब कोरोना था तो इस समय पहले से प्रिएम्प्ट करना ही सरकार है।
अगर अच्छी सरकार है तो आने वाली प्रॉब्लम को प्रिएम्प्ट करके अगर पॉलिसी बनाए तभी तो अच्छी सरकार कही जाएगी। हम ये कहते हैं कि जी पब्लिक नहीं मानती, पब्लिक तो हमेशा से नहीं मानती थी। अगर ऐसी पब्लिक नहीं होती तो ऐसे नेता भी नहीं होते ना। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी करंट सिचुएशन है, आप देखिए अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया, बहुत सारी जगहों पे कर्फ्यू लगाने की जरूरत है। और दिल्ली में जो लिमिटेड लॉकडाउन की बात जो की जा रही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक बाजार में आप सरोजिनी नगर में आपने लॉकडाउन लगाया, लोग लाजपत नगर पहुंच जाएंगे, दूसरे बाजार, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस समय इस करंट सिचुएशन में दिल्ली को अगर बचाना है, हॉस्पिटल पे वर्कलोड कम करना है और बहुत सारे नॉन कोविड पेशेंट्स की जान को बचाना अगर हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन ही इस समय करंट सिचुएशन में एक सॉल्यूशन है। सरकार दोनों रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी डिसीजन ले, आई डोंट केयर, पर एज ए डॉक्टर, एज ए सिटीजन मुझे लगता है कि जब इसका कोई इलाज अभी नहीं हमारे पास आया है और वैक्सीन आने में 4 महीने लगने वाले हैं, तो अभी कम से कम जब कड़क ठंड पड़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और कोरोना केस राइज पे हैं, तो ये एक ऐसा टाइम है कि कम से कम 3 हफ्ते के लिए एक लॉकडाउन लगा करके इस वर्कलोड को जो हॉस्पिटल से पड़ रहा है और जो पब्लिक पे एक बीमारी का प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में मैंने अप्रोच किया, एक पिटीशन हमारी लगी है जो मंडे को शायद लिस्ट होगी, और मैंने उसमें यही कहा है कि जो लिमिटेड एक्टिविटी के साथ लॉकडाउन को पूरी तरह से दिल्ली और एनसीआर में इम्पोज करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ ये सरकार को करना चाहिए, पर सरकार अपने पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज के चक्कर में कि आज दिवाली है, कल ईद है, परसों मुहर्रम है, उसके चक्कर में स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं ले रही है। ये मेरे को अफसोस है दोनों सरकारों से। आतिश जी, इन्होंने पिटीशन डाली, डॉक्टर मिश्रा ने, काफी पिटीशन डालते हैं, काफी सोशल काम करते हैं। आपको लगता है, पहली बात, क्या सरकार ढीली पड़ गई, और दूसरी बात, सिर्फ अनलॉक करने के चक्कर में क्या हमने बहुत जल्दबाजी की, खासतौर पर दिल्ली के लिए जिसका नेचर बहुत कॉस्मोपॉलिटन है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं कि देश की जनता ने लॉकडाउन जब हुआ था बहुत सहयोग किया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जनता वही है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वही जनता 8 महीने से अपने घरों के अंदर बैठी हुई है। वही ऐसी जनता है जो महीनों से अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिली। तो ये एक कोविड फटीग भी लोगों में आ गया है, एक लॉकडाउन फटीग भी आ गया, और त्योहारों के मौसम में इस वजह से पीक कर गया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अब हमें अपने घर से बाहर निकलना ही है, हमें अपने दोस्तों से मिलना ही है। अब क्या वो सही है? वो स्वाभाविक तौर से सही नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिक स्थिति को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसके लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, वो हमने आज बनाए ही हैं। ये भी है कि किसी एक आम इंसान को, गरीब इंसान को, जो लोअर मिडिल क्लास का है, गरीब तबके का है, जिसके ज्यादातर लोग दिल्ली में हैं, आप 2000 रुपए का जुर्माना जब लगाते हैं तो वो बहुत ही गंभीर चीज हो जाती है। वो 2000 रुपए कहाँ से देगा? तो हमने भी पहले लोगों की अवेयरनेस के माध्यम से ही कोशिश की, चाहे रेडियो एड्स हो, टीवी एड्स हो, लोगों तक घर घर पहुंचना हो। जब आखिरकार उससे नहीं रुका है तभी हम जुर्माने तक पहुंचे। लेकिन आतिश जी, यहाँ पर लॉकडाउन, मैं एक राइडर यहाँ पर आतिश जी जोड़ना चाहूंगा जी। लाखों लोग दिल्ली में ऐसे होंगे जो मास्क खरीदने की हालत में नहीं होंगे। क्या आपकी सरकार इन 8 महीनों के दौरान उनको जाके इतने मास्क अवेलेबल नहीं करवा सकती थी, जो आप अपने आप को वॉलंटियर बेस्ड पार्टी मानती है? जो अपील मुख्यमंत्री जी ने आज की, एमपी से की, एमएलए से की, कॉर्पोरेटर से की कि जाइए मास्क बांटिए, ये पहले दिन हो जाना था। देखिए, इसी फिटिंग की बात मैं भी कर रहा हूं कि मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल मास्क बांटने चाहिए, लेकिन ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लाखों लोग ऐसे हैं जो मास्क खरीदने की सिचुएशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्क, एक रीयूजेबल मास्क बनाना कोई महंगी चीज नहीं है। मेरे पास खुद भी, मैं अभी घर पे हूं इसलिए मास्क नहीं पहना है, पर मेरे पास खुद भी एक कपड़े का ही मास्क है। ये 3 लेयर्स ऑफ कपड़ों से बना हुआ मास्क है। मैं ये मानती हूं कि ऐसा मास्क जो एक बार पहनने पे, धुलने पे करीब 50 बार फिर से रीयूज हो जाता है। आपने खुद अपने गमछे का मास्क बना के दिखाया। मैं ये मानती हूं कि ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कम लोग होंगे जो एक सिंपल कपड़े का मास्क नहीं बना सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात सही है और हमने उस सुझाव को माना। इसे ऐसे ही किसी टीवी शो पे कुछ दिन पहले हमें किसी ने सुझाव दिया था कि आपको मार्केट्स में मास्क वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए, लोगों को जाके मास्क बांटना चाहिए, और उसी सुझाव के आधार पे आज अरविंद केजरीवाल जी ने कदम भी उठाया है।
बहुत जो देर नहीं लॉकडाउन कर की दी, बात यही डॉक्टर सवाल साहब ने अभिषेक दत्त से उठाई। लेता हूँ। अभिषेक दत्त जी, नहीं, बहुत तो जो देर नहीं कर दी लॉकडाउन- आप सरकार ने इस लॉकडाउन मामले का में। एक, दीपक जी, एक लॉकडाउन का महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मिश्रा साहब मैं आपके पास डॉक्टर फिर मिश्रा ने आऊंगा उठाया, आतिशी, उसका मैं- आतिशी जी मैं नहीं, फिर ये- आऊंगा, ये- अभिषेक जी भी नहीं, इंतजार ये कर बात रहे हैं। पूरी करने दीजिए लॉकडाउन का, क्योंकि उन्होंने कहा एक ही सोल्यूशन मैं 1 मिनट पे आ रहा हूँ, मैंने अभिषेक जी को बोल दिया, बहुत लंबा बोल रहे हैं हम सब लोग, थोड़ा छोटा रखें। अभिषेक जी, इकलौता दीपक सोल्यूशन जी, मानते हैं। दुख इस बात का जब होता है, लॉकडाउन हुआ- दुख इस बात का होता है अच्छा, कि चलिए अभिषेक जी बोलिए। 1 महीने में दिवाली के समय केजरीवाल सरकार जी ने 32 करोड़ रुपए की एड दिवाली पे खर्च करी। इन्हीं पैसों से अगर आप मास्क बांटते, इसी पैसों से अगर आप आईसीयू के बेड्स बढ़ाते, तो दिल्ली की आज सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम समझिए क्या है, जब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम दिन में 60,000 टेस्ट कर रहे हैं, परंतु 60,000 में से जो मैक्सिमम टेस्ट है अप्रोक्सीमेटली 65 से 70% वो रैपिड टेस्ट है, और रैपिड टेस्ट की जो एक्यूरेसी है बहुत पुअर है। इससे होता क्या है, जो व्यक्ति अपना रैपिड टेस्ट करा के नेगेटिव आता है, वो फिर से बाहर बाजार में घूमना शुरू कर जाता है, और जब तक इसका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है और 4 दिन बाद रिजल्ट आता है, तब तक वो समीकरण तब तक वो इतने ज्यादा लोगों को फैला चुका होता है कि दिल्ली का स्प्रेड रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एकदम बंद कर रखी है। अगर एक व्यक्ति को कोविड होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग उसके पड़ोसियों के साथ, उसके परिवार के साथ, कहां वो घूमने गया उस जगह के साथ, जब तक हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप कोरोना को नहीं रोक पाएंगे। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, मैं अतिशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के अंदर जो हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, जो हमारी बसेस हैं, सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद पड़े हैं दिल्ली में, आप उनकी बसेस ले लीजिए। आप बसेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। आज एक बस के अंदर 40 से 50 लोग दिल्ली में घूमते हैं, और सोचिए अगर आज दिन में मैं इनके हेल्थ मिनिस्टर की बात सुन रहा था कि छठ घाट में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना है तो घाट में जाके 50 को हो जाएगा। मैं ये चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, जो एक व्यक्ति बस में जा रहा है जो संक्रमित है, वो बस से उतरते उतरते कितने लोगों को संक्रमित अपने साथ साथ कर देगा? बिल्कुल सही बोला दिल्ली के अंदर आज, और मेरा लास्ट एक रिक्वेस्ट और है इनसे, देखिए दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज इसमें एयर पोल्यूशन भी मिक्स हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आतिशी जी से, आसपास की स्टेट्स उनसे बात कीजिए, जहां डॉक्टर्स फ्री हैं, जहां पे पैरामेडिकल स्टाफ फ्री है, आप उनको दिल्ली बुलाना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आज का हाल है, दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि वही मरीज आपको रोड पे खड़े हुए दिखाई देंगे। अब समय लड़ने का नहीं है, अब समय दिल्ली को कोरोना से बचाने का है। उसमें हम भी इनको सुझाव दे रहे हैं, बाकी लोगों से भी सुझाव सुनिए और उसके ऊपर मिलकर काम कीजिए ताकि हम दिल्ली को बचा पाए। ठीक है, अभी आतिश जी यहाँ पे मैं लॉकडाउन के सवाल पर आऊंगा, लेकिन आपका भी सप्लीमेंट्री, आप लॉकडाउन पे जवाब दीजिए। हालत यह है कि मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में कोई बहुत रेगुलर लेवल पे मुख्यमंत्रियों से संपर्क में शायद ही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल पे जो मीटिंग होती थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और दिल्ली जिस तरह से है उस तरह से इन तमाम राज्यों से, इनफैक्ट राजस्थान तक से लोग रोज यहाँ पर काम करने आते हैं, वो स्थितियां और खराब करते हैं। क्या आपका कोई वाइब्रेंट कम्युनिकेशन है? और दूसरी जो बात अभिषेक ने कही, क्या जरूरत थी बसों में 100% कैपेसिटी लोगों की करने की? बसेस तो आप बढ़ा सकती थी स्कूल की लेके। देखिए, जो बसेस वाला सवाल है और जो लॉकडाउन वाला सवाल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये समझना होगा, और मैं जो डॉक्टर मिश्रा की बात को रिस्पॉन्ड कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें 100% लॉकडाउन करना चाहिए। जब 100% लॉकडाउन हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू के बाद 100% लॉकडाउन इम्पोज किया था और वो 2 महीने तक चला था, एक तरफ तो हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ सिचुएशन थी जिससे लोगों की जान जा रही थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइवलीहुड इतना बुरा हुआ उस दौरान कि हजारों लोगों की जान, हो सकता है जितने लोगों की कोविड से मौत नहीं हो उससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो सकता है खाना ना मिलने की वजह से हो गई हो। इकोनॉमी पे जिस तरह का असर पड़ा है, आज भी पूरी दिल्ली की नहीं पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे इतना हिट हुआ है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों के पास अपने बच्चों की स्कूल देने की फीस नहीं है। और जब इकोनॉमी डाउन होती है तो सरकार के पास भी टैक्स नहीं आता, सरकारों की देश भर में रेवेन्यू 50% पे आके टिक गई है। तो लोगों के लिए जीने मरने का सवाल सिर्फ कोरोना नहीं है, लोगों के लिए जीने मरने का सवाल अपनी रोजी रोटी भी है। उनकी रोजी रोटी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, इसलिए लॉकडाउन करना एक और तरीके से लोगों की जान पर भी खतरा लेकर आता है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार एक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करी,
क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे वो एक तरह से आपके पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस से भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे और उसका भी लोगों की जान पर असर था। डॉक्टर मिश्रा इसका जवाब देना चाहते हैं। आतिश जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। डॉक्टर मिश्रा से मैं इसका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले विनय प्रजापति गुड़गांव से, चूंकि एनसीआर है इसलिए मैं विनय को स्पेशली जोड़ा है। विनय, आप बताइए, इतने पैनल की बातें आपने सुनी, क्या आपको लगता है मुख्य मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुख्य मुद्दा सरकारों की लापरवाही या हमारी लापरवाही है, या आपको लगता है दोनों जगह मिसकम्युनिकेशन, मिसकोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से हो चुका है? नहीं, ये तो आज सुन के, आतिशी जी को सुन के तो बड़ा दुख हुआ। वो 8 महीने बाद भी कह रहे हैं कि हम वायरस को समझ रहे हैं। मुझे लगता है समझने का काम साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए, इनको प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए था। और जिस तरह की रिसर्च आ रही है वो खुद भी पढ़ रही होंगी, उनके साइंटिस्ट एंड एवरी सिटीजन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपका मास्क इज इफेक्टिव मीडियम। आप लॉकडाउन की क्यों बात कर रहे हैं? लॉकडाउन से लिवलीहुड जाता है, वो समझ में आता है सबको। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मास्क तो सोल्यूशन है। आपने मास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए हैं। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि जो त्रासदी आती है दिल्ली में, चाहे वो कोरोना हो या फिर रेगुलर आपका पॉल्यूशन हो, केजरीवाल के लिए एक एडवर्टाइजिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो विच इज अ वेरी बैड एक्चुअली। आप काम कम करते हो, आप तमाशा ज्यादा करते हो, दिखाते ज्यादा करते हो। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो इफेक्टिव मीडियम है, स्पेशली मास्क, जो मैंने पढ़ा है कि अगर 80% लोग फॉलो करते हैं मास्क को, और तो कोरोना को 10 दिन के अंदर में काफी ट्रिम डाउन किया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें बोली आपने और वाकई पॉइंटेड बातें बोली। मैं सबके पास आऊंगा, सभी मेरे एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर मिश्रा जवाब देना चाहते हैं आतिशी को। डॉक्टर मिश्रा के जवाब से शुरू करूंगा सीधे ब्रेक के बाद। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना ग्राफ की। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में कोरोना ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? एक दिन में 131 मौतें होती हैं और कई बारी 7000 से ज्यादा ऊपर लोग संक्रमित हो जाते हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? इसी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर M वली साहब हैं। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आतिशी मरलेना है, जो कि MLA हैं आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हैं, जो कि एक जाने माने सर्जन हैं और साथ ही साथ सोशल इश्यूज पे भी काफी प्रखर राय रखते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप आतिशी को जवाब देना चाहते थे। आतिशी का तर्क ये था कि हमको कोरोना के साथ साथ लाइवलीहुड को भी देखना है। अगर लगातार लॉकडाउन रहा तो लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? दीपक जी, जो लॉकडाउन में इकोनॉमी की बात हो रही है, जो पिछला लॉकडाउन था वो 3 महीने से ज़्यादा का चला था। अभी जो क्राइसिस और उस लॉकडाउन के फ़ायदे क्या हुए कि सरकार ने तैयारी कर ली कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मास्क कम तो नहीं पड़ रहे हैं, हम PPE किट बनाने लगे, हम मास्क बनाने लगे, पब्लिक अवेयर हो गई है। इस समय सभी पूरे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को ये पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये था पुराने लॉकडाउन का इफेक्ट, और आप लोगों की मेहनत और जो टीवी पे बार बार डिस्कशन होता रहा, उसकी वजह से लोगों ने समझा कि क्या नहीं करना। पर जो अभी के लॉकडाउन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आतिशी जी कह रहे हैं उससे इकोनॉमी, मैडम आप ये देखिए कि हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री को देखिए, यूके में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया, लंदन दोबारा लॉकडाउन में चला गया, बेल्जियम दोबारा लॉकडाउन में चला गया, अपने ही देश में अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम, वो जो लॉकडाउन था वो सरकार की अपनी तैयारी के लिए था, पर ये लॉकडाउन उसके लिए है कि आने वाली मौतों को हम कर सकें। आपके पास कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है, न्यूज़ आ रही थी टीवी पे। हॉस्पिटल में मैं अपने आपके व्यूअर से ये कहना चाहता हूं और जो लोग बैठे हों उनसे करना चाहता हूं, जरा किसी नंबर पे फोन करके पूछ तो लीजिए किस हॉस्पिटल में नॉन कोविड को भी बेड अवेलेबल है। कोविड तो भूल जाइए, नॉन कोविड कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, पर मेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो शायद मैं नहीं एडमिट करा पाऊंगा। इससे ये पता चलता है कि कितनी सिचुएशन भयावह और खराब हो चुकी है। और इस समय एज ए डॉक्टर
मुझे और कोई चारा नहीं नजर आ रहा लॉकडाउन के अलावा। और लॉकडाउन में क्या करना है, जैसे पहले सारी इसेंशियल सर्विसेज चल रही थी वो चले, जो ट्रैफिक पे लोग बेइंतहा घूम रहे हैं उसको रोकना है, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसे चलनी है। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग कर पा रहे थे, अभी तक आदत पड़ गई, उसको करना चाहिए। क्योंकि अगले 3-4 हफ्तों में जब ये पोल्यूशन है, सर्दी है और कोरोना पीक पे है, इस समय इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसके लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता हूं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो आप लोगों ने, हम बार बार टीवी पे चिल्लाते रहे कि एंटीजन टेस्ट नहीं करिए, आरटीपीसीआर करिए। आज भी आर्टिकल निकला था जिसमें कि 75% तक टेस्ट आपके आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट है, तो केवल 20-25% आरटीपीसीआर है। ये पूरे हिंदुस्तान का जो मैंने ग्राफ देखा उसमें सबसे कम है। आपके नंबर बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ नंबर में लग गए कि हमने इतने टेस्ट किए, बट एक्चुअली आपने टेस्ट उससे बहुत कम किए। आरटीपीसीआर इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो एंटीजन टेस्ट जिसके बारे में बार बार बात की जाती है, वो टेस्ट केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है, वो पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है कि सरकार पॉलिसी बनाए। पर हो क्या रहा है कि पॉलिसी मेकिंग की बजाय पॉलिटिक्स मेकिंग चल रही है। सरकार कोई भी हो, हर आदमी सिर्फ अपने वोट बैंक को देखना चाहता है। इस समय जरूरत यह है कि लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। ठीक है आतिशी जी, आपको भी पता है, आप भी चाहें तो अगर 10 आदमियों को बेड दिलाना हो, आप एमएलए होने के बाद भी 10 बेड नहीं दिला सकती हैं। तो एक कॉमन आदमी की बात सोचिए कि उसको अगर बेड मिलना है, कोविड नहीं, नॉन कोविड के बेड की बात कर रहा हूं। इस वजह से आज के समय में लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है आतिश जी, मैं आपको बस 1 मिनट में आऊंगा। डॉक्टर वली को जोड़ना चाहते हैं। इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पीएम मोदी ने वैक्सीन की तैयारियों पर चर्चा की है। क्या चर्चा है हम आपको बताएंगे। आतिश जी 1 मिनट रुक जाइए, क्या चर्चा है हम जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्वीट किया है। डॉक्टर वली, क्या आप डॉक्टर मिश्रा की बात से एग्री है? आतिश जी आपसे जवाब जरूर लूंगा। अभिषेक ने भी कुछ इसी तरह की बातें करी थी। आपकी थोड़ा छोटा रखें प्लीज अपना वक्तव्य। 30 सेकंड्स में दीपक भाई आपके चैनल पे ये बता के चला जाऊं कि आपने जो ये दिखाया आज का शो में गमछा लगा के, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। मास्क मास्क मास्क। दूसरी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और हम ठंड से बचें, एक्सपोजर से बचें, तुलसी गिलोय वगैरह जो चीज़ें बताई जा रही, विटामिन सी, इसका इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिए, बाहर भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें। गार्गिल्स पे बहुत बड़ी रिसर्च आ गई है कि 3 बार गार्गिल, एंटीसेप्टिक गार्गिल रोकता है। विटामिन डी पे आ गई है। क्वेरसेटिन एक दवाई है उस पे आ गई है। मैंने बहुत बार बताया, शंख बजाएं, बांसुरी बजाएं, गुब्बारा फुलाएं, सादा खाना खाएं, श्वासासन करें, अनुलोम विलोम करें, लंग की एक्सरसाइज करें और अपने को एक्सपोजर से बचाएं। और अब सबसे बड़ा जो मंत्रा मैंने निकाला है, खुद तजर्बा किया है कि जब आप मुंह धोते हैं तो अच्छी क्वालिटी का साबुन का थोड़ा सा पानी लेके नाक की भी जलनीति कर लें, उस साबुन के पानी से गार्गल कर लें और प्लीज़ मास्क लगा लें। और हो सके तो 1 मास्क ये वाला और 1 मास्क ये वाला डबल लगा लें, तो इससे मेरा संक्रमण बाहर नहीं जाएगा और बाहर का संक्रमण अंदर नहीं आएगा। ये मेरी सबसे प्रार्थना है, इस प्रार्थना से काफ़ी काम हो जाएगा। और लॉकडाउन आज का सबसे बड़ा यही है, मेरी नाक का लॉकडाउन, मेरे मुंह का लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक कमेंट 30 सेकंड का डॉक्टर मिश्रा आपसे, क्या आपको लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? मुझे नहीं लगता है इसका जवाब है। जो डॉक्टर वली कह रहे हैं मैं सहमत हूँ और लोगों में अवेयरनेस काफ़ी है। अगर अब वो फिर भी लापरवाही लोग करना चाहते हैं, अपनी जान को हथेली पर, देखिए मोटरसाइकिल पे लोग जाते हैं, हम कहते हैं हेलमेट लगा लो, फिर भी नहीं लगाते, बांध लो, बांधते नहीं है। 100 लोग प्रतिदिन हमारी सड़क हादसों में बिना हेलमेट के लोगों की मौत होती है। आज भी होती है, कल भी होती थी और कल भी होती रहेगी। तो लोगों का बिहेवियर तो आप बदल सकते हैं सख्ती से। तो मैं समझता हूं जो इन्होंने फाइन का एक थोड़ा एग्रेशन किया है उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा और लोगों ने भी माना इस बात को। कल एक चैनल पे हम लोग देख रहे थे, लोग कह रहे थे हाँ साहब इससे फर्क पड़ेगा। और ये कोई हमारे देश में नहीं है, ये विकसित देशों में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम। मैं सीधे आतिशी के पास चलता हूं। आतिशी एक क्विक जवाब आपका। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, एक क्विक जवाब आतिशी आपका। लॉकडाउन पे सवाल उठाया था और फिर मैं टीएस सिंहदेव साहब के पास जाऊंगा। देखिए ये जो बात है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है।
10 लोगों को क्या, आप 50 लोग हमारे पास ले आइए जिनको एडमिट करवाने की जरूरत है, हम बिल्कुल एडमिट करवा देंगे। आज भी दिल्ली में कोविड पेशेंट्स के लिए 8,000 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, आईसीयूज की शॉर्टेज हो रही है, केंद्र सरकार ने उस पर सपोर्ट का वादा किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हो भी जाएगी। दूसरी बात, लॉकडाउन का इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत सीवियर है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के प्रति बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, दिल्ली बिल्कुल सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, किसी भी राज्य से ज्यादा आरटीपीसीआर भी टेस्ट कर रहा है, वरना ये जादू कैसे हो गया कि दिल्ली में इतने केसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी बिहार के चुनाव में जहां पे हजारों लाखों लोगों की रैली हो रही थी बिना मास्क के, वहां पे कोई केस निकल के नहीं आता। क्यों? क्योंकि चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पे टेस्टिंग हो ही नहीं रही। चलिए, आज भी ठीक है। दिल्ली में 25% टेस्ट जो होते हैं वो एनसीआर के, हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग के होते हैं। आज दिल्ली में अगर आप डेथ्स भी देखिए, 20 से 25% डेथ्स जो हुई हैं वो ऐसे पेशेंट्स की हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। ठीक है आतिश जी, हमको यहीं रुकना होगा। मेरे ख्याल से आपने सभी पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। मैं सीधे चलता हूं टीएस सिंहदेव साहब के पास। टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, कांग्रेस के, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी है। सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। जी दीपक जी, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवन, और आपने शामिल किया आज, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी पैनलिस्ट को आपके साथ, सभी त्योहारों की शुभकामनाएं, आने वाले छठ पर्व की भी, और आने वाला समय कोरोना के लिए भी हम लोग के लिए बेहतर हो, ऐसी हम सबकी कामना है। सबसे पहले मैं चाहता हूं सर, आपने कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि रायपुर और छत्तीसगढ़ एक जमाने में शुरुआती दिनों में एक ऐसा राज्य हो गया था जहां पे एक भी कोविड पेशेंट नहीं था। जी, इसमें कोविड आ रहा है, देश में भी कोविड बाहर से आया, दिल्ली में भी कोविड बाहर से आया, छत्तीसगढ़ में भी कोविड बाहर से आया। तो आने वाले लोगों को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कोविड के फैलाव को रोक सकते हैं। और अगर कोविड फैलने के बाद रैंडम लोगों का मूवमेंट होगा तो कोई जायज तरीका नहीं है कि किसी सरकार या किसी संस्था या किसी डॉक्टर के पास कि इसको रोक सके। फिर एक ही रास्ता रहता है कि व्यक्तिगत हम सतर्कता रखें, हाथ धोने का, हैंड हाइजीन की भी बात है, लगातार शारीरिक दूरी और मास्क पहनना, इसके अलावा रास्ता नहीं रहता। अगर आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन है तो कोविड को नियंत्रित किया जा सकता है, और अनआइडेंटिफाइड पॉपुलेशन में रैंडम अगर कोविड फैल गया है तो बहुत कठिन काम है। फिर तो हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और समय पे उपचार करना। आपको लक्षण भी आ रहे हैं तो आप कोविड के जो दवाइयां रिकमेंड की जाती हैं उनको आप ले लीजिए, आपकी टेस्टिंग होती रहेगी, कोई हानि नहीं होगी इन दवाइयों को लेने से। आइवरमेक्टिन है या टेमीफ्लू है, इस प्रकार की जो भी आपके क्षेत्र में दवाइयों का चलन है, एहतियात के तौर पे ले लीजिए, टेस्टिंग बाद में कराइए और समय पे जाइए। जितने लेट आप जाएंगे तो जान को फिर बचाना देर हो जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, फिर कॉर्टिजोन वगैरह हैं और दवाइयां हैं, ये सब एडवांस स्टेज में काम भी फिर नहीं आती। तो सबसे जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना, समय पे उपचार करना, और ये जो पर्सनल हाइजीन है, डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना, यही सॉल्यूशन है। वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमको आज नहीं मालूम। क्या वैक्सीन आने के बाद जो वर्तमान कोरोना का स्वरूप है उसको हमने मार दिया, म्यूटेट कर जाएगा क्या? वैक्सीन कितने दिन तक कारगर होगी? मैं चिंता नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये वास्तविक प्रश्न हमारे सामने है। तो सबसे जरूरी पर्सनल अपने आप को बचाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे बड़ी बात बोली कि आपको खुद अपनी फिक्र खुद करना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। जब बड़े बूढ़े हम मुझसे ये कहते थे, हम सोचते थे क्यों कहा जा रहा है, लेकिन आज समझ पड़ता है कि बड़े बूढ़ों की इस सिखाई में कितनी बड़ी बात थी। वही बात टीएस सिंहदेव साहब ने कही है कि हर इंसान को इस संक्रमण काल में खुद का ख्याल रखना ही होगा। हाथ बार बार धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और मास्क जब एक बार इस्तेमाल कर लें उसके बाद साबुन से उसे धो लें। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, क्या कोरोना फैलने के कारण लोगों की लापरवाही है? 90% लोग बोल रहे हैं, यानी खुद लोग मान रहे हैं कि हाँ, हमारी लापरवाही से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। सरकारें जो कर रही हैं वो तो लगातार 8 महीने से कर ही रही हैं, लेकिन आप खुद अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है।